मेरे से बेहतर कोई जानता नहीं होगा। उन्होंने 14 मुकदमा SC/ST के झेले थे और मैंने 1 साल में 17 मुकदमे झेले। और जो 17 मुकदमे झेले मैंने SC/ST के, वो मैंने उनके साथ में कभी कोई SC/ST की कोई गाली नहीं दिया था। मैंने उस परिवार के सामने कभी किसी परिवार के सदस्य से नहीं मिला था। और मेरा भी अगर गुनाह देखोगे तो मैंने किसी की पीड़ित परिवार की मदद करते हुए मुकदमा झेला था। और उसमें से सिर्फ दलित समाज के जो तथाकथित जो ठेकेदार थे, उन्होंने मुकदमे करवाए। और उन मुकदमे करवाने का कारण एक ही था कि जब पहला मुकदमा होता है तब अगर कोई सवर्ण समाज का या दूसरे समाज का कोई व्यक्ति अगर किसी दलाल से मिलकर के उनसे समझौता करता है, उनको अगर पहले पैसा देगा तो दूसरा मुकदमा नहीं होने की वो आपको गारंटी देता है। अगर कोई स्वाभिमानी व्यक्ति जो समझौता नहीं करता है तो उनके ऊपर सीरियल वाइज मुकदमे दर्ज करवाना चालू करता है। मैं आपको पहला SC/ST का मुकदमा लॉकडाउन के समय में 2020 में मई की बात है। मैं लॉकडाउन के समय में गरीब लोगों के पास में उसी टाइम से मदद में लगा हुआ था, कोरोना काल चल रहा था। तब मेरे पास एक फोन आ गया कि एक मेघवा लड़का एक जैनों के घर में घुस गया है, एक महिला की सोने की चैन लूट करके भाग गया है। और मेरे जैन समाज के कई लोग मेरे से मिले और मुझे कहा कि मुझे मुकदमा लिख के दीजिए। मैं पैसे से मुझे ब्लैकमेलर कहा जाता है क्योंकि मैं एक RTI कार्यकर्ता हूँ और RTI कार्यकर्ता को हमेशा ब्लैकमेलर कहा जाता है। और मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं ब्लैकमेलर हूँ। मैं लोगों के काम करवाने के लिए ब्लैकमेलिंग करता हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं, मुझे परिवार, मेरे बीवी बच्चे नहीं है, मैं उनको पालने के लिए ब्लैकमेलिंग नहीं करता हूँ। किसी गरीब का काम हो जाए, मेरे गांव का नाम अगर कोई लाभराव लिख करके अगर चला जाता है तो किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं होता वो 2 रुपए रिश्वत मांग ले। मैं ये 5 सालों के अंदर मैंने प्रशासन की नाक में जो दम किया था, मैंने गरीब हित में किया था। मेरे खुद के लिए मैंने कुछ भी नहीं किया था। अगर मेरे गांव में जाने के लिए मुझे कई बार किराया भी किसी से उधार लेके जाना पड़ता है। ये परिस्थितियां मेरे सामने खड़ी हुई। आज मैंने 17 मुकदमे जो झेले थे, 17 मुकदमे झेले। उन 17 मुकदमों के ऊपर मैं किसी वकील के पास नहीं गया, खुद ने ड्राफ्टिंग किया, तथ्य मैंने खुद ने कोर्ट में सामने जाके रखा। मैं 482 में गया, उन मुकदमों के ऊपर लगाम लगाने की कोशिश किया। अगर मुझे वकीलों का सहारा लेना पड़ता, मेरे ऊपर पोक्सो बलात्कार जैसे झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए, मैं फिर भी उनके सामने चट्टान की तरह खड़ा होता रहा। कई जांच अधिकारियों ने कहा कि भगवान सिंह आपके मुकदमे में जब धाराएं देखते हैं तो हमारे को चक्कर आता है। मैं कहता हूं कि साहब मुझे चक्कर नहीं आता है क्योंकि मैंने उस परिवार को, जो पीड़ितों को मैंने देखा तक नहीं है, तो मुझे चक्कर क्यों आए? मुझे भागने की नौबत नहीं आएगी, मुझे सामना करना पड़ेगा। और मैंने उनका सामना किया। मेरे गाँव में 1 अक्टूबर 2021 के अंदर एक लड़के के साथ में पोक्सो में मामला दर्ज हुआ। जब मुझे पता चला कि वो लड़का 3 महीनों से गुजरात में रहता था, जिस बच्चे को हमें हॉस्पिटल में इलाजरत बताते हुए 2 महीने की गर्भवती बताया था, बाद में जब पता चला उस लड़के को गिरफ्तार करने के बाद मुझे पता चला कि वो लड़का या 2 महीने पहले यहाँ था ही नहीं। मैंने उसकी आपत्ति लगाई कि जब लड़का ही नहीं था तो उसको झूठा गिरफ्तार क्यों किया? हम भी आपसे जवाब मांगेंगे। तब जाकर के उसी तथाकथित ठेकेदार उदाराम मेघवाल ने कहा कि वो नहीं था, भगवान सिंह तो था, उसका घर तो पास में है, इसकी कौन लोकेशन तो आएगी। उसके मेरे खिलाफ जाके पहले वो हाईकोर्ट गए, वहां जाकर के बताया कि 164 के बयान करवाओ। पुलिस ने देखा कि ठीक है, भगवान सिंह इस बार हमारे को परेशान करता मौका आया। पुलिस ने पूरी तैयारी किया, 164 के हॉस्पिटल में रहते हुए बयान करवाए, भगवान सिंह का नाम नहीं आया। हाईकोर्ट में जाके रिट लगा दिया, भगवान सिंह का नाम नहीं आया। 6 महीने के बाद में एक FIR दूसरी नहीं दर्ज होती है जिसमें कहता है भगवान सिंह ने बलात्कार किया। जिस पहले वाले ने कहा था उसमें 14 तारीख को 14 अक्टूबर को बलात्कार करता है और भगवान सिंह 12 अक्टूबर को बलात्कार करता है। अब बताइए कि गर्भवती करने वाला कौन था, भगवान सिंह था या छोटू सिंह था? लेकिन फिर भी उस ठेकेदार ने कहा 12 लाख रुपए दो, समझौता। तो मैंने बताया 12 पैसे आपको नहीं मिलेगा, जो भुगतना होगा वो पूरा हो गया। मैंने उसके सामने लड़ा, मुझे उसके आना सामने एक मुकदमे में कहा कि मुझे मेरी मजबूरी है। मैंने कहा साहब मेरे में अंदर मजबूती है, मैं दिखने में 2.5 फुट का लगता हूँ लेकिन गहराई में 250 फुट की रखता हूँ। मेरे में कोई मजबूरी नहीं है, और गिरफ्तार कर दो। और जब मुझे जेल भेजोगे तो वो जेल प्रशासन के 2 जेलर से ट्रांसफर करके भाग गए थे कि भगवान सिंह जेल में आ गया, सरकार से पंगा लेके आया है, पता नहीं जेलों में कहाँ तक रहेगा। वो दोनों ने ट्रांसफर करके भाग गए थे, जेल छोड़ दिया था।
पहले भी मैं जेल गया, तब जेल वालों ने पैसे लेकर के मेरी जमानतें करवाई थी। कहा भगवान सिंह रह गया तो जेल के अंदर सब कैदियों को अपने अधिकारों के प्रति सजग कर देगा। उस उदाहरण को मैं कहना चाहता हूँ, तुम लोगों को जय भीम बोल करके सिखाते हो, तुमने भीम के भक्त पैदा किए होंगे, मैं भीम का भोपा हूँ। मैं हर समाज के युवाओं को आह्वान करता हूँ कि तुम्हें भी उस कानून को और उस कागजों के कलम की तैयारी से रहना होगा और इसको जवाब देना होगा। मैं उसको 1 साल पहले ही मैं उसको छठी का दूध याद करवा देता। मेरे समाज के उनके बड़े बड़े जो लोग थे, उसी लोगों ने जाकर उसका साथ दिया था, मेरे खिलाफ रैलियां निकाली थी, मुझे गिरफ्तार करने की डिमांड किया था, लेकिन भगवान सिंह फिर भी नहीं झुका था। मैंने कहा मेरे में मजबूती है, मेरे सीने में एक आग है, और मैंने इस आग के अंदर जाकर के पूरी बात बताई थी। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा क्योंकि अभी आगे जो वार्ता करके आए हैं प्रतिनिधि मंडल, वो भी अपना जवाब देंगे, लेकिन मैं सभी युवाओं को कहता हूँ कागज और कलम की ताकत से इनको सबक सिखाएंगे और इनका नेता नाबूद करेंगे। इन्होंने किसके पैसे लिए हुए, लोगों को कहते हैं संविदा कर्मियों को देने के लिए वेतन नहीं है, लेकिन SC/ST के झूठे प्रकरण दर्ज करवाने के लिए उनके पास पैसा है, भले उनकी FIR लगा देते हैं। मैंने आंकड़े जुटाए, बाड़मेर में 56% 5 सालों में झूठी FIR दर्ज हुई है, उनकी जल्दी मैं PI लगा के रिकवरी भी कराऊंगा। सभी से युवाओं से मैं आह्वान करूंगा, मुझे और मैं इसे PI लगा कर स्टे करवा दूंगा कि जब तक चालान पेश नहीं होता है तब तक किसी को 1 रुपया नहीं मिलना चाहिए। इसके मैंने दस्तावेज जुटा दिया और कुछ जुटाऊंगा, आगे की मैं पूरी तैयारी करूंगा। जय हिंद।